क्या आपने कभी सोचा है कि एक्सरे मशीन के पीछे का साइंस क्या होता है? जब आप लोग हॉस्पिटल में जाते हो एक्सरे कराने के लिए, तो एक्सरे मशीन किस अकॉर्डिंग वर्किंग करती है, वहाँ पे टेक्नीशियन कौन कौन से प्रोसेस कराता है। तो अगर आप लोग एक अच्छे प्रोफेशनल रेडियोग्राफर बनना चाहते हो, तो आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि एक्सरे मशीन किस अकॉर्डिंग वर्किंग करती है और आपके बॉडी की जो भी एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, जो भी डिजीज़ होती है, उनको जल्दी से पकड़ करके डायग्नोस करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरेज के बारे में। एक टॉपिक होता है एक्सरे ट्यूब, लेकिन आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पहले एक्सरेज के बारे में और उसके बाद में हम पढ़ेंगे एक्सरे ट्यूब्स के बारे में। तो आप लोगों ने अगर सुदर्शन पैरामेडिकल के टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो जाके फॉलो कर लें, क्योंकि इसमें आपको शॉर्ट चार्ट्स पढ़ने के लिए मिलेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल से ही मिलेगी। तो जाके इसको फॉलो कर लेना। और अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। ओके, तो चलिए तुम लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम क्लास स्टार्ट करते हैं इसी के साथ में। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सरेज के बारे में कि एक्सरे होती क्या है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जानेंगे एक्सरेज का कि एक्सरेज होती क्या है। तो पहली बात हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज के बारे में। तो पहले ये जानते हैं कि एक्सरे जो है वो होता क्या है। तो एक्सरे एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। रेडिएशंस होती हैं जिनको हम बोलते हैं विकिरण, जो कि हमारा सब्जेक्ट रहता है रेडिएशन फिजिक्स। तो अब इसमें हम रेडिएशंस के बारे में बहुत पढ़ते हैं। रेडिएशंस दो टाइप की होती है, एक होती है आयनाइजिंग रेडिएशंस और एक होती है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस। और जब बात इनकी मिक्स में की जाए तो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, यानी कि विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में। और इसी तरीके से आपको इसमें एक्सरेज पढ़ने को मिलती है, गामा रेज पढ़ने को मिलती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। अब एक बात जान लो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर रेडिएशन है तो उसका काम होता है कि पहली बात तो ये कि एक्सरेज का काम है कहीं ना कहीं यूज़ आना, यानी कि मेडिकल फील्ड में यूज़ आना, इंडस्ट्रियल एरिया में यूज़ आना, तो वो भी हम पढ़ेंगे। तो पहली बात तो हमने ये समझी कि एक्सरे जो है वो एक टाइप की क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। तो देखो, मैं तुमको इसमें सिर्फ पॉइंट से पॉइंट लिखूंगी जिसमें तुम्हें समझ में आएगा। अगर पूरी लैंग्वेज लिखने बैठूंगी यहाँ पे तो टाइम भी वेस्ट होगा, मैं तुम्हें जो चीज़ बताना चाह रही हूँ वो बता भी नहीं पाऊंगी। ओके, तो सबसे पहले तो एक्सरे क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण। और आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं कि जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और उनकी जो डायरेक्शंस होती हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, तो पहली बात तो ये हमने जानी एक्सरे के बारे में कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। सेकंड बात ये होती है कि इनकी जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्ट वेवलेंथ होती है, यानी कि कम वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ का मतलब तरंग दैर्ध्य। ओके, तो क्या होती है, कम तरंग दैर्ध्य। आपने पढ़ा होगा ना तरंग दैर्ध्य के बारे में कि क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक स्मॉल से, एक छोटे से आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि मान के चलो कि ये कोई वेव है, ठीक है। मान ली कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कुछ इस तरीके से जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा कि 90 डिग्रीज पे बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और उनकी प्रोपोगेशन डायरेक्शन। इसके अलावा ये जो वेव यहाँ से जा रही है, आपको देखने को मिलेगा ये जो पूरा एरिया, यानी कि जो ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर रही है, इसको हम बोलते हैं क्या, लैम्डा। ओके, ये क्रस्ट होता है, ये ट्रफ होता है। पढ़ा होगा ना, श्रृंग और गर्त जो होते हैं, तो एक श्रृंग और एक गर्त जो होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, एक वेवलेंथ को बनाते हैं। वेवलेंथ की यूनिट अगर देखी जाए तो वैसे एंगस्ट्रॉम में बताई जाती है, लेकिन ये नैनोमीटर में भी होती है, माइक्रोमीटर में भी होती है। डिपेंड करती है कि एग्जामिनर आपसे किस बेस पे पूछ रहा है।
तो फर्स्ट बात तो ये हो गई कि एक्सरे जो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और इनकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है। अब हम ये बात करते हैं कि हम एक्सरेज पढ़ क्यों रहे हैं। तो एक्सरेज जो हैं इनका सबसे ज़्यादा यूज़ मेडिकल फील्ड में किया जा रहा है। मेडिकल फील्ड में किस जगह पे किया जा रहा है? डायग्नोस्टिक इमेजिंग के लिए किया जा रहा है। जैसे कि आप लोगों के घर में कभी भी किसी के कोई गिर गया, उसके फ्रैक्चर हो जाता है या फिर उसके दर्द हो रहा है, बार बार खांसी आ रही है, चेस्ट में पेन हो रहा है, तो आप लोग जब डॉक्टर के पास जाते हो तो आपका क्या किया जाता है? वो आपको क्या बोलते हैं कि आप एक बार एक्सरे करवा लीजिए। तो वो जो एक्सरे है वो किसका कंट्रीब्यूशन है? वो है एक्सरेज का, यानी कि एक्सेस आपकी बॉडी से पास होती हैं तब जाके आपको वो इमेजिंग मिलती है। फिर जैसे ही आपको एक्सरे मिलता है तो आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हो, फिर डॉक्टर आपको बताता है कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपको ये डिजीज़ है, तो उस अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे? आपको प्रिस्क्रिप्शन देंगे। तो इस एक्सरे का क्या होता है? वाइडली यूज़ किया जाता है मेडिकल इमेजिंग में। या फिर आप बोल सकते हो डायग्नोस्टिक इमेजिंग में। क्लियर? डायग्नोस्टिक इमेजिंग में। तो ये तो आपके नॉर्मल इंट्रोडक्शन के बारे में बात रही कि एक्सरेज का नॉर्मल इंट्रोडक्शन क्या है, कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप रेडिएशन होती है और दूसरी बात यह है कि इसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है। अब बात करते हैं कि आखिर इस एक्सरे को बताया किसने था। जैसे कि तुम लोग पढ़ते हो ना न्यूटन्स लॉ, तो तुम्हें पता लगता है कि न्यूटन ने बताया था ग्रेविटी के किस अकॉर्डिंग कोई भी अगर वस्तु है तो उसको अपनी तरफ खींच रही है। उसी तरीके से ये जो एक्सरे का कॉन्सेप्ट आया था ये बताया था एक साइंटिस्ट ने, उनका नाम था विलेम कॉन्रैड रॉन्जन, जो थे एक जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन फिजिसिस्ट थे एक। ओके, अब तुम लोग ये सोचोगे कि नहीं मैम आप साइंटिस्ट हमको मत बताओ, नहीं आता। ऐसा नहीं है, एग्जाम्स में कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि आपसे साइंटिस्ट पूछे जा सकते हैं। जैसे कि हमको पता है कि हमारा जो सिलेबस है वो रेडिएशन फिजिक्स यानी कि रेडिएशन के चारों तरफ है। तो सबसे पहले तो अगर क्वेश्चन बनाएगा साइंटिस्ट के ऊपर भी एग्जामिनर, तो वो एक्सरे के बारे में पूछ सकता है कि बताओ किसने बताई थी, किसने खोज की थी, और कुछ भी रॉन्जन से रिलेटेड वो पूछ सकते हैं। और सिर्फ एक्सरे में नहीं, आपको सिटी में भी पढ़ के जाना है कि सिटी जो होती है उसको उसके बारे में किसने बताया, एमआरआई के बारे में पढ़ के जाना है, अल्ट्रासाउंड के बारे में पढ़ के जाना है। तो ये यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। फ्लोरोस्कोपी के बारे में पढ़ के जाना है, क्योंकि अगर कभी भी एग्जामिनर ने स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दिया आप लोगों को तो पक्का यहाँ से क्वेश्चन वो उठा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज की, यानी कि एक्सरे की जो खोज थी वो किसने की। तो एक्सरे की खोज 1895 में की गई थी पहली बात। बिल्कुल, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सन पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताओ कौन सा ईयर था जिसमें खोज की गई थी। तो 1895 में रॉन्जन ने की थी। अब इनका पूरा नाम होता है विल्हेम कॉन्रैड रॉन्जन। ओके, आप चाहो तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। इन्होंने क्या की थी? खोज की थी, एक्सरे की खोज इन्होंने की थी। अच्छा, इनके बारे में थोड़ी बहुत बातें जान लेते हैं। जैसे कि पहली बात तो ये कि ये क्या थे? जर्मन फिजिसिस्ट थे। तो जब इन्होंने इतना अच्छा कंसेप्ट दिया था एक्सरे का कि एक्सरे जो है वो इस तरीके से आप यूज़ में ले सकते हो जो कहीं ना कहीं ह्यूमंस जो है उनकी हेल्थ के लिए अच्छा है। क्योंकि काफ़ी बार क्या होगा कि अगर ये कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, फ्रैक्चर हो रहा है, ठीक है, हो गया, कोई भी घर के नुस्खे से उसको ठीक कर लिया जाता, टाइम लगता उस चीज़ में। तो ये जब टेक्नोलॉजीज आई हैं तो इन्होंने क्या कर दिया है? चीज़ों को आसान कर दिया है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिकल एरिया में ज़्यादा आसान किया है इन चीज़ों को। अगली बात कि जो रॉन्जन थे, जर्मन फिजिसिस्ट थे, 1895 में इन्होंने एक्सरे कॉन्सेप्ट दिया था। अब हालांकि क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक सेफ जोन में हो जाओ और याद कर लेना कि इनको नोबेल प्राइज 1901 में दिया गया था। ओके, यानी कि इन्होंने जो भी डिस्कवरी की थी उसके लिए इनको 1901 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। चलो अब ये जानते हैं कि रॉन्जन ने अपने इन्वेस्टिगेशन में क्या पता लगाया था, इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। तो बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस की। जैसे कि आपको ये डायग्राम्स देखने के लिए मिल रहे होंगे यहाँ पे, तो हम थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन की यहाँ पे बात करते हैं। तो बात करते हैं कि रॉन्जन ने किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की थी।
तो देखो इन्वेस्टिगेशन में क्या पता लगाया था उन्होंने कि जब भी गैसेस से होते हुए इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो क्या होता है, ट्यूब के पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन से टकरा करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, इनविजिबल एक्सरेज प्रोड्यूस करते हैं। याद रखना एक्सरेज जो होती हैं, रेडिएशन जो होती है ना, आप उसको कभी देख नहीं सकते हो। जब तुम लोग कभी एक्सरे करवाने अगर गए भी हो तो क्या तुम देखा है कि अच्छा एक्सरे इस तरीके से जा रही है, ऐसा नहीं होता है। एक्सरे इनविजिबल होती है। ओके, तो एक्सरे इनविजिबल है। अच्छा, पहले तो थोड़े बहुत तुम्हारे कॉन्सेप्ट चेक कर लेते हैं एक बार। अच्छा ये बताओ कि जो इलेक्ट्रोड्स होती हैं कौन कौन सी होती है, एक होती है कैथोड इलेक्ट्रोड और एक होती है एनोड इलेक्ट्रोड। कैथोड इलेक्ट्रोड जो होती है, अब ये बताओ कि इस पे कौन सा चार्ज रहता है, इस पे रहता है नेगेटिव चार्ज। कौन सा, नेगेटिव चार्ज। और एनोड पे कौन सा रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो एनोड पे पॉजिटिव चार्ज रहता है। अब ये जो तुमको पूरी दिख रही है ये पूरी क्या है, एक ग्लास ट्यूब है, यानी कि तुम इसको बोल सकते हो कि ये जो है ये क्या है, एक तरीके का ग्लास एनवलप है, एक ग्लास एनवलप है। इस ग्लास एनवलप के अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड्स को यहाँ पे प्लेस कर दिया, एक तो ये रखी कैथोड और एक ये रखी एनोड। अब क्या होता है यहाँ पे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, हालांकि हम अभी और आगे पढ़ेंगे एक्से ट्यूब्स, लेकिन अभी के लिए तुम इतना जानो कि आज के टाइम पे तो एक्से ट्यूब्स काफ़ी मॉडिफाइड हो चुकी हैं। पहले के टाइम पे होती थी गैसियस एक्सरे ट्यूब। कौन सी होती थी, गैसियस एक्सरे ट्यूब हुआ करती थी। गैसियस एक्सरे ट्यूब जो थी ये काम करती थी आयनाइजेशन प्रिंसिपल पर। अब आयनाइजेशन क्या होता है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो आयनाइजेशन से एक चीज समझो तुम लोग कि अगर कोई भी रेडिएशन आ रही है या फिर कोई भी किसी भी टाइप की रेडिएशन आकर के किसी भी मीडियम से टकराए, किसी भी मैटर से टकराए और उसमें से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर देती है, तो उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन, उसको हम बोलते हैं आयनीकरण। क्या बोलते हैं, आयनीकरण। ओके, तो अभी के लिए ठीक है, हम ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, भी नॉर्मल बात करते हैं। तो देखो क्या है कि पहले की जो गैस ट्यूब होती थी उनमें इस तरीके से क्या होती थी, गैस फिल्ड रहती थी। आप मॉलिक्यूल फॉर्म में भी बना सकते हो। ओके, अब ये जो गैस यहाँ पे फिल्ड रहती थी तो क्या होता था कि यहाँ पे बाहर से वोल्टेज मिलता था। वोल्टेज मिलने के कारण क्या होता था, ये जो गैसेस होती थी इनमें आयनाइजेशन होता था। आयनाइजेशन जब गैस में होता है तो इनमें जो गैस फिल्ड होती थी वो होती थी इनर्ट गैस। इनको हम क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस। जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सारी क्या है, इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस। तो जब ये इनर्ट गैस इनके अंदर हुआ करती थी तो मान के चलो कि मैं आर्गन ले लेती हूँ, तो इस आर्गन का क्या होता था, यहाँ पे आयनाइजेशन होता था। आयनाइजेशन की वजह से आर्गन कन्वर्ट हो जाती थी आर्गन प्लस और इलेक्ट्रॉन माइनस में कन्वर्ट हो जाती थी, यानी कि अब पूरी ट्यूब में क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब तुमको पता है कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स कैथोड के पास यहाँ से जा रहे होंगे तो ये कैथोड इनको एनोड की तरफ भेजने का काम करेगा। इसमें भी एक प्रोसेस होती है, वो हम आगे बात करेंगे। अभी के लिए इतना समझो कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ पे जाएंगे, एनोड की तरफ जाएंगे और एनोड से स्ट्राइक होकर के क्या कर देंगे, एक्सरे प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रही है ना कुछ इस तरीके से एक्सरे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एनोड पे टकराए और यहाँ से आपकी एक्सरेज क्या हो गई, प्रोड्यूस हो गई। क्लियर, तो यहाँ से आपकी क्या हो गई, एक्सरेज प्रोड्यूस हो गई। तो कुछ इस तरीके की वर्किंग होती है। अब ये जो वर्किंग है ये वर्किंग है किसकी, जो हम पहले के टाइम पे जो एक्से ट्यूब्स हुआ करती थी। लेकिन अगर मैं आज के टाइम की एक्से ट्यूब्स की बात करूं वो होती हैं मॉडर्न एक्सरे ट्यूब्स। कौन सी होती हैं, मॉडर्न एक्सरे ट्यूब। मॉडर्न एक्सरे ट्यूब में क्या होता है, वैक्यूम प्रेजेंट होता है। क्या होता है, वैक्यूम प्रेजेंट होता है। तो उसकी एक नॉर्मल सी वर्किंग होती है, सिंपल सी, क्या कि कैथोड जो होता है वो ये फिलामेंट की फॉर्म में होता है। जब इस कैथोड के ये जो क्या होते हैं, एंड्स होते हैं, फिलामेंट के जो एंड्स होते हैं, जब इनको वोल्टेज प्रोवाइड होता है तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं थर्मोनिक एमिशन। थर्मोनिक एमिशन, इसको हम क्या बोलते हैं, तापीय उत्सर्जन।
तापीय उत्सर्जन। इस थर्मोनिक एमिशन में क्या होता है कि कैथोड, जब इसके जो फिलामेंट होते हैं, जब इसके एंड्स पर वोल्टेज प्रोवाइड होता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये बाहर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, और ये आपको जो ये ब्लू ब्लू में दिख रहा है ना, ये क्या बता रहा है? इलेक्ट्रॉन बीम फ्रॉम कैथोड, यानी कि कैथोड से निकलने वाली इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन बीम का मतलब इलेक्ट्रॉन के पास जितनी भी एनर्जीज हैं, तो ये एनर्जीज बाहर निकलती हैं और इस तरीके से क्या करेंगी? एनोड। एनोड जो कि किसका बना होता है? टंगस्टन का बना हुआ होता है। याद रखना, कैथोड जो होता है इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन सोर्स। क्या कहा जाता है इसको? इलेक्ट्रॉन सोर्स। इलेक्ट्रॉन सोर्स क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। एनोड जो होती है इसको इलेक्ट्रॉन टारगेट कहा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आके स्ट्राइक होते हैं? एनोड पे स्ट्राइक होते हैं, इसलिए यहाँ पे ये वर्ड यूज किया गया, टंगस्टन टारगेट। तो अब इलेक्ट्रॉन निकले और वो एनोड से अगर जाके टकराए तो अपनी वो तुम सबको अच्छे से पता है कि जो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ होता है वो ये कहता है, यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि ना तो आप एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हो, ना आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आएगी, वो एनोड से जाके टकराएगी तो कुछ एनर्जी लॉस होकर बाकी की किसके फॉर्म में निकल जाएगी? एक्सरेज की फॉर्म में निकल जाएगी। तो क्या बनाएगी? इमिटेड एक्सरेज बनाएगी। ओके, ये मैं आपको ब्रीफली बाद में समझाऊंगी क्या है। अभी मैंने आपको बस नॉर्मल ऊपर से पूरा प्रोसेस समझाया है कि कुछ इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की गई थी रॉन्जन के द्वारा। जो रॉन्जन साइंटिस्ट थे, जो फिजिसिस्ट थे रॉन्जन, उन्होंने ये क्या की थी? इन्वेस्टिगेशन की थी, जिसमें उन्होंने ये पता लगाया था, यानी कि वो पूरा सार तो निकाल चुके थे ऑलरेडी, उनको ये पूरी कहानी पता चल गई थी कि ऐसा कुछ तो इस ट्यूब के अंदर होता है कि यहाँ से जो भी कोई भी मटेरियल जो निकल रहा है वो एनोड पे जाकर के एक अलग तरीके की रेडिएशन, एक अलग तरीके की एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, और वही एनर्जी क्या थी? एक्सरे बीम एनर्जी थी। क्लियर? तो ये कुछ इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरेज की, कि एक्सरेज की प्रॉपर्टी क्या होती है। काफ़ी अच्छा डायग्राम देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, करेंगे इसके बारे में भी बात करेंगे। ओके, चलो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई है, ताकि अगर मैं नेक्स्ट क्लास जब लेके आऊँगी तो उस क्लास में आपके बाकी के जो डाउट्स होंगे उसको क्लियर कर दूँगी। ओके, तो आप लोग अगर कमेंट्स में मुझे बता दोगे तो मुझे पता रहेगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज की। तो जैसे कि मैंने आप लोग, अब आप ये लोग ये मत सोचना कि मैम ये आप ऐसा टॉपिक क्यों पढ़ा रही हो। ऐसा टॉपिक हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि एक्सरे जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर कभी भी एक्सरे की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है तो वो यहीं से ही आएगा आप लोगों के लिए। तो आपको भी इंट्रोडक्शन के बारे में पता लगा, अभी आपको डिस्कवरी के बारे में पता लगा कि किसने डिस्कवरी की थी, कौन थे साइंटिस्ट, यानी कि कौन फिजिसिस्ट थे, और कौन से ईयर में की गई थी, उनके साथ में उनको कब नोबेल प्राइज़ मिला और उन्होंने क्या बताया था। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरेज की, कि प्रॉपर्टी क्या होती है एक्सरेज की। यानी कि एक तरीके से होती है ना, एक्सरे की हम विशेषताओं को पढ़ रहे हैं, हम एक्सरे के गुणों को पढ़ रहे हैं कि इसमें ऐसा क्या नया है जिसके लिए ये काम करता है एज अ मेडिकल इमेजिंग में, डायग्नोस में। सबसे पहली बात, यानी कि जो हमने इसका इंट्रो पढ़ा था वही कहीं ना कहीं इसके गुण को, इसकी प्रॉपर्टी, इसके कैरेक्टर को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। क्या? कि एक्सरे जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अभी मैंने ना ऐसे लिख दिया है EM, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है। इसकी जो वेवलेंथ होती है, जिसको हम बोलते हैं क्या? तरंग दैर्ध्य, ये क्या होती है? शॉर्ट होती है, यानी कि कम होती है। अब अगर इसकी वेवलेंथ कम है तो कम में भी कितनी हो सकती है? तो कम में भी ये लगभग रहती है 0.01 से लेकर के 10 नैनोमीटर तक। ओके, ये कुछ इस तरीके से रहती है। देखो, आपको नैनोमीटर में भी पूछ सकते हैं, आपको एंगस्ट्रॉम में भी वेवलेंथ पूछी जा सकती है, या फिर बाय चांस ऐसा हो सकता है कि आपको कोई न्यूमेरिकल बता दिया गया है, उस न्यूमेरिकल में आपको ये शो नहीं किया गया कि वेवलेंथ इतनी होती है एक्सरेज की, तो ये आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। ओके, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सरे जो होती है ये लाइट की स्पीड से, यानी कि प्रकाश के वेग से, अच्छा लाइट की स्पीड कितनी होती है बताओ, कमेंट करना,
कितनी होती है पता तो लगे, कितने लोगों को पता है। और विद यूनिट, फिजिक्स कभी भी विदाउट यूनिट नहीं होती है, विद यूनिट चलती है। ओके, एक्सरे लाइट की स्पीड से क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। अच्छा, लाइट की स्पीड कितनी होती है जरा बता दो, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग कितना होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट होती है यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये इसकी क्या होती है, वेलोसिटी होती है, मतलब स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट। तो आपको दो बात पता चली, एक तो जो आपको स्टार्टिंग में पता लग गई थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और वेवलेंथ शॉर्ट होती है। अच्छा, एक बात बताओ कि अगर इसकी वेवलेंथ शॉर्ट है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, हाई होगी कि लो होगी, बताओ। इसकी एनर्जी जो है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सेकंड मैंने बताया कि स्पीड जो है वो क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो हम लोग काफ़ी बार पढ़ते हुए आ रहे हैं। चलिए, तो जैसे कि मैंने आप लोगों से पूछा कि इसकी एनर्जी क्या होगी, तो एक फॉर्मूला आप सबको पता होगा, E = hc/λ। E इसमें एनर्जी हुआ करती थी, H यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है, C यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, और लैम्डा यहाँ पे क्या होती है, वेवलेंथ होती है। तो E जो होता है एनर्जी, वो लैम्डा के इन्वर्जनली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे वेवलेंथ कम है तो एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो एक्सरेज की एनर्जीज जो होती हैं वो क्या होती है, हाई होती है। ओके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्सरे एनर्जी हाई। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हमने ये पढ़ा कि एक्सरे जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। इसकी ये प्रॉपर्टी एक होती है कि जो एक्सरेज होती हैं ये ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्फ्लुएंस होती है और ना ही ये मैग्नेटिक फील्ड से इन्फ्लुएंस होती है। क्यों नहीं होती, क्योंकि ना तो इनमें कोई चार्ज है जिसकी वजह से इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो, ना ही इनमें कोई मास होता है। तो उस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उससे ये हमेशा क्या रहते हैं, अफेक्टेड कभी नहीं होते, दूर रहेंगे पास रहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्सरे में तो दो बातें पता चली क्या, पहली ये कि एक्सरे जो होती हैं इनमें नो चार्ज एंड नो मास, यानी कि ना तो कोई आवेश होता है और ना ही इनका कोई मास होता है, यानी कि कोई द्रव्यमान होता है। दूसरी बात ये पता चली यहाँ पे कि ये मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र, इन दोनों से ही अफेक्ट नहीं होते, से अफेक्ट नहीं होते। क्लियर। तो ये बात हुई कि ना तो यहाँ पे कोई चार्ज है ना यहाँ पे कोई मास है, इसलिए ये ना तो अफेक्ट हो रहे। तो यहाँ पे मतलब जो तुमको लग रहा है ना कि मैं एक एक बता रही हूँ, यहाँ पे दो दो प्रॉपर्टी बता रही हूँ मैं तुम लोगों को, ठीक है, ध्यान से समझना है इस चीज को। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो एक्सरेज होती है ये क्या करती हैं कि इनकी एबिलिटी क्या है, पेनिट्रेशन एबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो एक्सरेज जो होती है इनकी जो भेदन क्षमता होती है जिसको हम बोलते हैं पेनिट्रेशन एबिलिटी, पेनिट्रेशन एबिलिटी जिसको हम क्या बोलते हैं, भेदन क्षमता। ये पेनिट्रेशन एबिलिटी इनकी काफ़ी अच्छी होती है, यानी कि क्या होती है क्योंकि इनकी एनर्जीज हाई हैं तो ये उन सब सबस्टेंस को पेनिट्रेट कर सकती हैं जो विजिबल लाइट के लिए क्या रहते हैं, ऑपेक रहते हैं, यानी कि पारदर्शी होते हैं। ओके, तो जो विजिबल लाइट को प्रोड्यूस कर सकते हैं उनके लिए क्या करते हैं, ये हमेशा एक्सेस उनको पेनिट्रेट करके जा सकती है। नेक्स्ट बात हम यहाँ पे ही ये करते हैं कि जो एक्सरेज होती हैं ये फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करती हैं। एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं फ्लोरिसेंस। क्या होती है फ्लोरिसेंस? फ्लोरिसेंस और ये पेनिट्रेशन एबिलिटी जो है ये कहीं ना कहीं सेम आपके रखते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो पेनिट्रेशन एबिलिटी, मैंने तुम लोगों को ये बताया कि पेनिट्रेशन एबिलिटी का मतलब होता है यहाँ पे कि कोई भी अगर सबस्टेंस है या कोई भी अगर मीडियम गया है तो उस मीडियम को जब भी एक्सरे पेनिट्रेट करके जा रही है तो विजिबल लाइट प्रोड्यूस कर रही है।
फ्लोरेसेंस का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी रेडिएशन गई और उस मटेरियल ने उसको एब्जॉर्ब किया और उसमें से कितनी विजिबल लाइट को उसने इमिट किया यानी कि बाहर निकाला, उसको हम बोलते हैं फ्लोरेसेंस। बहुत सारे फ्लोरेसेंस मटेरियल होते हैं जैसे कि कैल्शियम टंगस्टेट होता है, जिंक कैडमियम सल्फाइड होता है, जो हम पढ़ते हैं डार्क रूम में, अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में हम पढ़ते हैं फॉस्फोर मटेरियल्स के बारे में। तो जो फ्लोरेसेंस होता है वो प्रोड्यूस जो होता है वो कौन करती है, एक्सरेज करती हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि जो एक्सरेज होते हैं ये मीडियम में आयनाइजेशन और एक्साइटेशन भी प्रोड्यूस करते हैं। आयनाइजेशन तो मैंने तुम्हें अभी वर्किंग में समझाया था कि क्या होता है आयनाइजेशन, और एक्साइटेशन भी प्रोड्यूस करते हैं। एक्साइटेशन का मतलब होता है कि ये अपनी इतनी एनर्जी किसी एटम को, किसी भी मैटर के एटम को प्रोवाइड करते हैं कि उनके इलेक्ट्रॉन्स हायर जो शेल्स होते हैं उनमें चले जाते हैं, और जब वापस वो अपने ओरिजिनल शेल्स में आते हैं तो एनर्जी इमिट करते हैं, जो कहीं ना कहीं किसके फॉर्म में होती है, एक्सरे के फॉर्म में होती है। क्लियर। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और इसकी प्रॉपर्टी है कि जो एक्सरेज होती हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। क्या करती है, एक्सरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इस चीज़ से होता है कि जब मैंने तुम लोगों को बताया था कि इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के बेस से, तो उसमें जो इफेक्ट यानी कि अगर कभी भी ऐसा हो कि अगर हम एक्सरे में जा रहे हैं एज अ रेडियोग्राफर वर्क करके जब हम वहाँ पे काम करेंगे तो हमको काफ़ी वहाँ पे प्रोटेक्शन डिवाइस दिए जाते हैं, जैसे कि TLD दिया जाता है हमें, लेड एप्रॉन पहन के हम काम करते हैं वहाँ पे। तो वो क्यों है, वो इसलिए होता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि ह्यूमन बॉडी जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब है कि उनके जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनको कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही है। ओके। क्या होता है कि रेडिएशंस के बेनिफिट्स भी हैं तो इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। जो रेडिएशन है जब किसी भी इंसान को ज़्यादा लग जाएगी तो वहाँ पे उसकी जो सेल्स होती हैं वो एबनॉर्मल ग्रोथ कर सकती है, जिससे कैंसर भी प्रोड्यूस हो सकता है। लेकिन अब तुम ये पूछोगे कि क्यों यूज़ किया गया है, यूज़ इसलिए किया गया है क्योंकि डिसएडवांटेज को हम कम कर सकते हैं, हम उसके लिए प्रिकॉशंस यूज़ कर सकते हैं, और एडवांटेज इसके ज़्यादा हैं इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। क्लियर। तो ये आपकी कुछ एक्सरे की प्रॉपर्टीज हो गई। तो जो ये बायोलॉजिकल इफेक्ट हैं इसमें आप पढ़ोगे डायरेक्ट इफेक्ट, इनडायरेक्ट इफेक्ट, एक्यूट इफेक्ट, यानी कि अगर आपको रेडिएशन लगी और आप में कोई भी सिम्टम जल्दी अपीयर हो गया हो, एक्यूट इफेक्ट। आपको रेडिएशन लगी लेकिन आपको स्टार्टिंग में लगा कुछ नहीं है, लेकिन 3-4 साल बाद पता लग रहा है अरे ये तो मुझे कुछ हो गया है, मेरे सिम्टम अपीयर हो गए हैं, तो ये होता है क्रॉनिक इफेक्ट। ओके, जिसको हम अर्ली और क्या बोलते हैं, लेट इफेक्ट भी बोलते हैं। क्लियर। तो ये कुछ बात हो गई यहाँ पे। चलो आपको कुछ यहाँ पे समझाती हूँ मैं इस तरीके से। पहले ये समझाऊंगी, उसके बाद में आपको 3D एग्जामिनेशन भी बताया जाएगा। देखो क्या होता है कि ये जो है ये क्या है, एक ग्लास एनवलप है। ओके। अब यहाँ पे जो ये है ये क्या हो गई, कैथोड हो गई। ये क्या हो गया, टारगेट, यानी कि इसको हम बोलते हैं एनोड। बताया था ना, इलेक्ट्रॉन टारगेट। अब इसमें प्रॉपर क्या की जा रही है, पोजिशनिंग से बताया जा रहा है। क्या है कि मान के चलो कि मेरा जो हाथ है इसमें कभी फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, तो मैं जाऊंगी एक्सरे करवाने के लिए। तो वो लोग क्या करेंगे, जो वहाँ पे जो भी स्टाफ होगा वो क्या करेंगे कि वो मुझे बोलेंगे कि मैम आप आगे चलो, मतलब हाँ ठीक है, मैम नाम आता है, ठीक है, तो वो बोलेंगे कि आप आगे चलिए। फिर वो क्या करेंगे कि मेरे हैंड को प्लेस करेंगे, पहले एक नीचे कैसेट लगाएंगे जिसको हम बोलते हैं फोटोग्राफिक प्लेट। आप इसको फोटोग्राफिक प्लेट बोल दो, आप इसको कैसेट बोल दो। अगर यही एग्जामिनेशन मैं DR में जाके कराऊंगी यानी कि डिजिटल करवाऊंगी तो वो लगाएंगे नीचे डिटेक्टर। ओके। डिटेक्टर के बाद में यहाँ पे जैसे कि कैसेट लगी हुई है, इसमें मेरे हैंड को प्लेस किया जाएगा। हैंड को प्लेस करने के बाद में वो एक्सरे ट्यूब को लेकर आएंगे, एक्सरे ट्यूब को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद में क्या होगा कि अंदर की वर्किंग क्या होती है जरा समझते हैं। कुछ नहीं है कि जो फिलामेंट है उसको वोल्टेज मिलेगा, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, टारगेट पर टकराएंगे और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी एक्सरेज में। और जो आपको लाइट दिखती है ना, कि वो जो लाइट आती है
ट्यूब से होते हुए, वो लाइट ही क्या होती है, एक्सरेज होती है। तो एक्सरेज जैसे ही मेरे हाथ को मिलेगी तो यहाँ पे मेरे हाथ का एग्जामिनेशन हो जाएगा, एपी व्यू हो जाएगा, ऑब्लिक व्यू हो जाएगा, और इस एग्जामिनेशन के बाद में कैसेट पे सारी की सारी इमेज ली जाएगी। ओके, तो ये जो हम बोलते हैं ना फोटोग्राफिक प्लेट, ये फोटोग्राफिक प्लेट का मतलब किससे होता है, कैसेट से होता है। ओके, कैसेट का भी कंस्ट्रक्शन अलग तरीके से होता है। ओके, इसके बारे में अब ज़्यादा इसके बारे में डीप जाएंगे तो बड़ी हो जाएगी क्लास। तो फोटोग्राफिक प्लेट पे हमें इमेज मिल जाएगी, और इस इमेज को जब हम कंप्यूटर में इंसर्ट करेंगे, यानी कि मशीन में जब इसको इंसर्ट किया जाएगा, तो वहाँ से इमेज प्लेट, जिसको हम फोटोग्राफिक प्लेट बोलते हैं, वो इमेज प्लेट जो होगी वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, और फिर हमारा जो एग्जामिनेशन होगा वो हमें मिल जाएगा, और आपका एक्सरे जो होगा वो रेडी हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से जो एक्सरेज हैं ये काम कर रही है। तो जो ट्यूब से आपको लाइट दिखती है ना, तो वो लाइट क्या होती है, एक्सरेज ही होती है। क्लियर? अब देखो आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ एक बार। ये एक मशीन है, ये भी एक क्या है, एक्सरे मशीन है, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, अगर आपको देखने को मिले तो ये क्या है, एक सियाम मशीन है। ये क्या है, एक सियाम मशीन। चलो थोड़ी छेड़छाड़ करते हैं इसके साथ में, ठीक है। तो देखो ये कुछ आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगी। तो ये होती है क्या, सियाम मशीन। इस सियाम मशीन में ये क्या होती है, आपकी ट्यूब होती है, एक्सरे ट्यूब, जहाँ से क्या निकल रही है, एक्सरेज जो होती हैं वो निकलती हैं। अगर मैंने इसको ज़्यादा छेड़ा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, फिर अपन को कुछ मिलेगा ही नहीं देखने के लिए। चलो, तो यहाँ पे क्या होती है, एक्सरे ट्यूब होती है जो कि क्या करती है, एक्सरे बीम प्रोड्यूस करती है। अच्छा, ये जो तुम्हें नीचे दिखने को मिल रहा है इसको हम बोलते हैं डिटेक्टर। क्या बोलते हैं, डिटेक्टर बोलते हैं। अब तुम बोलोगे कि मैम सियाम इमेज है क्या, ये आप सियाम मशीन जो हमें दिखा रही हो। देखो सियाम मशीन जो होती है इसका मोस्ट बेनिफिट जान के चलो कि ये रियल टाइम इमेज प्रोड्यूस करती है। रियल टाइम इमेज का मतलब ये आपको लाइव इमेज प्रोवाइड कराएगी, आपको लाइव इमेज देखने के लिए मिलेगी। ओके, सेकंड बात ये कि अब इसका यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो इसका यूज आप मेनली जो आपके क्या कैथ लैब प्रोसीजर्स होते हैं या कोई सर्जिकल प्रोसीजर है, इसके अलावा जीआईटी स्टडी होती है जैसे कि बेरियम स्वेलो, बेरियम एनेमा जो हम पढ़ते हैं, बिल्कुल उनमें। इसके अलावा आप इसका यूज जो है वो ऑपरेशन थिएटर जो होते हैं, यानी कि जब ऑपरेशन करते हैं तो उसमें अगर आपको कोई इमेज का एक्सरे चाहिए तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं सियाम मशीन को। तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रही है ये एक्सरे ट्यूब होती है जहाँ से एक्सरे बीम निकलेगी, और ये जो आपको दिख रही है ये क्या होती है, यहाँ पे एक्सरे ट्यूब होती है। क्लियर? मतलब ये यहाँ पे डिटेक्टर होता है, ये एक्सरे ट्यूब और ये डिटेक्टर होता है। डिटेक्टर यानी कि जो कैसेट की तरह काम करता है। अब क्या करता है कि ये जो पूरी एक तरीके से ये जो पूरी मशीन बनती है ये पेशेंट, जैसे कि पेशेंट यहाँ पे, और ये पूरी मशीन इस तरीके से क्या करती है, घूमती है, हर एक एंगल से क्या करती है, इमेज को कैप्चर करने का काम करती है। जैसे कि अभी ये यहाँ पे है तो काउच कुछ इस तरीके से होगा, तो पहले जैसे कि एक्सरे बीम यहाँ पे गई तो इमेज जो है इस तरीके का यहाँ का एंगल आ गया। अब ये इमेज जो है वो क्या करेगी, थोड़ी और रोटेट होगी, जैसे कि यूं घूमी तो अब यहाँ का आएगा, फिर और घूमेगी, इस तरीके से घूमेगी तो इस साइड का आएगा, फिर और घूमेगी तो इस साइड का। इस तरीके से क्या करते हैं, ये कैप्चर करने का काम करते हैं। क्लियर? अब कैप्चर जो चीजें हो गई हैं वो शो होती है इस टीवी स्क्रीन पर। बिल्कुल, ये मॉनिटर स्क्रीन होती है जहां पे आपको ये इमेजेस शो की जाएंगी। दूसरी बात ये कि यहाँ पे क्या होता है, ये पूरा जो आपको देखने को मिल रहा है ये कंट्रोल पैनल होता है जहां से सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जाएगा, मूवमेंट्स को कंट्रोल किया जाएगा, एंगल्स को चेंज किया जाएगा। ओके, यहाँ पे टाइम, केवीपी, एमएस, इन सबको क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो ये आपकी होती है एक सियाम मशीन जिसका यूज हम क्या करते हैं, जो कि रियल टाइम इमेज, किसकी रियल टाइम इमेज, बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की रियल टाइम इमेज प्रोवाइड करने का काम करती है। साथ ही साथ में ये काम करती है सर्जिकल प्रोसीजर्स में, इसके अलावा आप बोल सकते हो कार्डियक प्रोसीजर्स में, कैथ लैब प्रोसीजर्स में, जीआईटी प्रोसीजर्स में हेल्पफुल होती है। ओके, आया समझ में, मजा आया भाई? ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से क्या बनाती है, डायग्राम है इसका। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि किस तरीके से। और ये आपको जो यहाँ पे दिख रहा है ये क्या होता है, यहाँ पे एक्सपोजर बटन होगा जहां से एक्सपोज किया जाएगा। क्लियर? चलो अब इसको हटाएंगे कैसे हम, ये हटा। अच्छा, और आपको एक और चीज दिखानी थी, देखते हैं मिलती है क्या, मिली। चलो तो ये बात करते हैं, ये जो पहले आपको बताई गई थी वो थी सियाम मशीन, और जो ये मशीन की मैं बात कर रही हूँ ये आपकी है डीआर मशीन। एक्चुअल में देखा जाए तो ये क्या होती है, डीआर मशीन होती है।
दो, एक तो आपकी नॉर्मल सीआर जो हम नॉर्मल एक्सरे कराने जाते हैं, जो कि क्या होते हैं, कन्वेंशनल होती है, कंप्यूटेड रेडियोग्राफी जिसको बोलते हैं। एक होती है डीआर। अच्छा, सियाम मशीन में और इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये होता है कि ये आपको बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टैटिक इमेज प्रोवाइड कराने का काम करेगी। क्या प्रोवाइड कराने करेगी? स्टैटिक इमेजेस। एक बात याद रखना, सियाम मशीन्स क्या करती हैं, आपको लाइव इमेज प्राप्त कराती हैं। वो जो लाइव इमेज आपको प्रोड्यूस करके देंगी उसमें क्या होंगी, आपको मूवेबल जो ऑर्गन्स होते हैं, मूवेबल ऑर्गन का मतलब अगर कोई ऑर्गन में फिजियोलॉजिकल मूवमेंट हो रहा है तो वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और जो नॉर्मल मशीन्स होती हैं इनमें आपको मूवमेंट्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं, स्टैटिक इमेज होती है। अच्छा, क्या होती है डीआर मशीन? डिजिटल रेडियोग्राफी मशीन बात करते हैं। ये आपको काउच देखने के लिए मिला। इस काउच के बाद में ये जो मशीन होती है, यहाँ पे क्या होते हैं, इस तरीके से कंट्रोल बटन्स होते हैं। इन कंट्रोल बटन्स की हेल्प से क्या होता है कि जो मशीन होती है वो मूव करती है। यहाँ पे नीचे की साइड में एक कॉलीमीटर, जो आपको देखो दिखाती हूँ, ये जो आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये क्या होता है, यहाँ से एक्सरे बीम निकलती है। साथ साथ में आपको ये देखने को मिलता है यहाँ पे कॉलीमीटर भी होते हैं। कॉलीमीटर्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसको फिक्स कर सकते हैं। तो ये जो आपको बटन दिख रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, हम कॉलीमीटर को फिक्स करते हैं। यहाँ पे कोई मशीन होती है जिनमें राउंड बटन्स भी होते हैं। क्लियर? इसके अलावा चलो, ये तो काउच है, ये क्या है मैम? तो देखो, ये जो होता है ये होता है आपके स्टैंडिंग डीआर। क्या है ये आपके है स्टैंडिंग डीआर। यानी कि जैसे कि अगर आपके एक्सरे में एसटीएन आया या शोल्डर स्टैंडिंग आया, नी स्टैंडिंग आया, तो उसके लिए हम इसको करते हैं, चेस्ट के लिए हम इसको करते हैं। क्लियर? तो ये हो गया स्टैंडिंग डीआर और ये हो गया आपका डीआर जिसमें आप पेल्विस वगैरह सब कुछ कर सकते हो। क्लियर? अच्छा, ये क्या है? ये होता है कंट्रोल पैनल। ये क्या है? यहाँ पे कंट्रोल पैनल होता है। कंट्रोल पैनल का काम क्या है, जरा बात कर लेते हैं। तो ये कंट्रोल पैनल है जिसमें आप जो बैठकर वहां पे एक्सपोज कर सकते हो, वो जो एरिया होता है, ये यहाँ पे तो मशीन में साथ में शो किया गया है, ये एरिया दूर होता है, कंप्यूटर पे इमेज आती है और उस इमेज को आप रिजोल्यूशन, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा के, रिजोल्यूशन फिक्स करके आप इमेज प्रोवाइड करा सकते हो। ओके, तो ये आपकी दो तरीके की मशीन होती है जिनका हम एक्सरे में यूज लेते हैं, एक कन्वेंशनल, एक डीआर, और एक होती है सियाम मशीन। ओके, सियाम में आपको इस तरीके से देखने के लिए मिला होगा। तो ये कुछ एक्सरे के 3D डायग्राम से जो मैंने आपको बताने का ट्राई किया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा और है बात कर लेते हैं। हम बात करते हैं टाइप ऑफ एक्सरेज के बारे में कि एक्सरे के टाइप क्या होते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ एक्सरेज, एक्सरे के प्रकार। तो देखो, एक्सरे के जो होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ जो हम ऐसा बोलते हैं ना, ऊपर से बता रहे हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक एक्सरे। कौन सा एक्सरे? डायग्नोस्टिक। अच्छा, डायग्नोस्टिक एक्सरे में क्या होगा बताओ जरा, डायग्नोस्टिक एक्सरे में क्या होगा, कोई आइडिया? तो देखो, क्या होता है कि जो बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी, यानी कि हमारे नॉर्मल एक्सरे, सीटी, एमआरआई, ओपीजी, ये जो होंगे वो सारे किस में आएंगे? डायग्नोस्टिक एक्सरेज में आते हैं। तो आप चाहो तो एग्जाम्पल लिख सकते हो यहाँ पे, एक्सरे, सीटी, एमआरआई, ये सब क्या होते हैं? डायग्नोस्टिक एक्सरे होते हैं। सेकंड बात करते हैं हम यहाँ पे थेरेपेटिक एक्सरे की। थेरेपेटिक एक्सरे से क्या मतलब है? तो इसके नाम में ही आ रहा है थेरेपी। क्या आ रहा है? थेरेपी। तो हम बात करेंगे थेरेपेटिक एक्सरे। तो ये क्या काम, ये यूज में ले जाते हैं रेडियोथेरेपी में। रेडियोथेरेपी में अब काम क्या होता है? रेडियोथेरेपी में काम होता है कैंसर ट्रीटमेंट का। तो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करते हैं थेरेपेटिक एक्सरेज का। तो कैंसर ट्रीटमेंट। चलिए नेक्स्ट क्या बात करेंगे? थेरेपेटिक एक्सरेज के बाद में एक और एक्सरे होती है जिसको हम बोलते हैं नॉन मेडिकल एक्सरे। इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन मेडिकल एक्सरे। आप इसको अब नॉन मेडिकल एक्सरे बोल दो, चाहे आप इसको इंडस्ट्रियल एक्सरेज बोल दो। नॉन मेडिकल एक्सरेज का मतलब तो तुम लोग सब समझ ही चुके होंगे कि यानी कि ऐसी एक्सरे जो कि मेडिकल फील्ड में यूज नहीं ली जा रही हैं। तो कहाँ पे ली जा रही है? तो एक और वर्ड पढ़ने को मिला, इंडस्ट्री में, यानी कि इंडस्ट्रियल होती है। तो देखो क्या होती है कि अगर तुम लोग जब एयरपोर्ट जाते हो तो वहाँ पे तो क्या होते हैं, लगेज होते हैं, उनकी चेकिंग की जाती है। तो वो जो लगेज की चेकिंग की जाती है उनमें भी क्या होती है? एक्सरेज ही होती हैं जो क्या करती हैं, उनको चेक करने में यूज में ली जाती है। इसके अलावा क्या होता है, जो इंडस्ट्रीज होती हैं या फिर जिनके गोदाम होते हैं, तो उनका जो
सामान होता है उसकी जो मटेरियल की चेकिंग होती है उसमें भी कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, मटेरियल टेस्टिंग में एक्सरे का यूज करते हैं। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल में भी क्या किया जाता है, एक्सरे का यूज किया जाता है। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे मटेरियल टेस्टिंग एंड सिक्योरिटी के लिए हम क्या करते हैं, एक्सरेज का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात, लास्ट बात करते हैं हम यूज ऑफ एक्सरे के बारे में कि एक्सरे का यूज क्या है। तो लास्ट बात करने वाले हैं हम यूज ऑफ एक्सरे। तो चलो तुम लोग ही बता दो कि एक्सरे का यूज क्या होगा। तो सबसे पहले तो तुम लोग अभी तक समझ ही चुके होंगे कि हम इसका यूज करेंगे मेडिकल फील्ड में। पहली बात तो हम इसका यूज करेंगे मेडिकल फील्ड में। मेडिकल फील्ड में किसके लिए, डायग्नोस्टिक इमेजिंग के लिए। तो क्या सिर्फ डायग्नोस्टिक इमेजिंग के लिए, नहीं, थेरेपेटिक इमेजिंग के लिए, स्टैटिक इमेजिंग के लिए, मूवेबल इमेजिंग के लिए, सबके लिए हम यूज करते हैं किसका, यहाँ पे एक्सरेज का। मेडिकल फील्ड में आपको स्टैटिक इमेज में मिलेगी, आपको डायनामिक मिलेगी, रोटेटिंग, मूवेबल, रियल टाइम इमेज, सब इमेजें मिलने वाली हैं। तो यहाँ पे आपको किसको, जैसे कि थोड़े बहुत एग्जाम्पल लिख देती हूँ, जैसे कि बॉन इमेज में, चेस्ट इमेजिंग में, चेस्ट इमेज के अलावा जैसे कि और बात करें तो यहाँ पे डेंटल इमेज में, और भी जैसे कि बॉडी के जो जितने भी पार्ट्स हैं उन सब के लिए आपको क्या पड़ेगी, यहाँ पे मेडिकल फील्ड में ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, एक और हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट एक्सरे, यानी कि अगर कोई फिल्म है जिसमें आप कॉन्ट्रास्ट फिल कर रहे हो और उसमें आप जिस एक्सरे का यूज़ करते हो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट एक्सरेज। ओके, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे, अगर आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, तो उसमें हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया फिल करके इमेजेस को प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर। दूसरा यूज क्या आ गया, नॉन मेडिकल फील्ड में, वही सेम जो अभी बताया था मैंने कि सिक्योरिटी लेवल पर और टेस्टिंग में मटेरियल्स के, उसमें हम यूज करते हैं किसका, एक्सरेज का ही। ओके, तो आपको सिक्योरिटी के बेस पे भी देखने को मिल जाएगा, आपको मटेरियल की टेस्टिंग के बेस पे भी देखने को मिल जाएगा, और साथ साथ में आपको देखने के लिए मिल जाएगा रिसर्च में भी। ठीक है, तो जो साइंटिफिक रिसर्च होती हैं, अगर किसी चीज़ की रिसर्च की जा रही है तो वहाँ पे भी आप एक्सरे बीम का यूज कर सकते हो। क्लियर। तो ये हो गए आपके मेडिकल यूजेस और नॉन मेडिकल यूजेस। तो यहाँ पे आपका ये जो एक्सरे का टॉपिक है ये लगभग कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन जाना, डिस्कवरी पढ़ी, हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के बारे में और थोड़ा बहुत देखा कि जो मशीन्स हैं वो 3D इमेजेस में किस तरीके से दिखाई देंगी, और पढ़ा टाइप ऑफ एक्सरेज के बारे में। साथ साथ में हमने यहाँ पे पढ़ा किसके बारे में, टाइप ऑफ एक्सरेज के अलावा हमने पढ़ा यहाँ पे यूज़ कि जो यूज़ होता है एक्सरे का वो किन में किया जाता है। आई होप आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हो, आपके डाउट्स मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर दूंगी। ओके, तो जैसे कि मैं वापस आपको एक बार बता देती हूँ कि पैरामेडिकल की जितनी भी वैकेंसीज आती हैं रेडियोग्राफर्स की, उनके लिए हम वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। सुदर्शन पैरामेडिकल वापस से क्लासेस स्टार्ट कर रहा है और इस बार कुछ आपको नया अपडेट देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे शो भी हो रहा होगा कि जो मैंने आपको बताया था कि वीडियो लेक्चर्स, ई-पीडीएफ, फुल लेंथ टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, लेकिन साथ साथ में एक और चीज़ आपको यहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि 3D रेडियोग्राफी जो एग्जामिनेशन है वो भी आपको प्रोवाइड करा जा सके, जिससे आपको ये होगा कि आपके जब एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे जो भले 2D इमेज पे होंगे, लेकिन आपको पता होगा कि एक्चुअल में हो क्या चीज़ रही है। क्लियर। बाकी तो आप सभी को पता ही है कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, और ये आपको जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है इसके भी आपको जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत जल्दी हम अवेलेबल कराएंगे। तो ये सुदर्शन पैरामेडिकल का ऐप है, अगर आपको क्लासेस पसंद आए तो आप इनरोल कर सकते हो, और अगर आपको इसी तरीके से मेरी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप लाइक कर सकते हो। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।